ओम श्री परमात्मने नमः। मित्रों, मैं डॉक्टर संजय जैन एक वरिष्ठ हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ हूँ तथा पिछले लगभग 30 वर्षों से मेरठ में अपनी चिकित्सा सेवाएं दे रहा हूँ तथा वर्तमान में मेरठ में ही 300 बेड के मल्टी स्पेशलिटी आनंद हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। आज पूरा विश्व और हमारा देश भी कोविड-19 पैंडेमिक से जूझ रहा है। कोविड आज एक बड़ी से बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने आया है। मित्रों, कोविड एक ना एक दिन तो समाप्त हो ही जाएगा, परंतु मैं आज आप सभी से एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या कोविड के बाद सब ठीक हो जाएगा? क्या स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोविड से पहले सब कुछ ठीक था? क्या होगा अगर कोविड की तरह एक और वायरस आ जाएगा, जिसकी चेतावनी विश्व स्वास्थ्य संगठन पहले ही दे चुका है? क्या हम तैयार हैं? आज मेरी देश के समस्त राजनेताओं, अधिकारी तंत्र, न्यायपालिका, मीडिया, देश की समस्त चिकित्सा पद्धतियों के समस्त चिकित्सक वर्ग एवं देश के समस्त प्रबुद्ध नागरिकों से यह अपील है कि मेरी बात ध्यान से सुने। आज देश में दो मुख्य चिकित्सा पद्धतियों आयुर्वेद और एलोपैथी को लेकर एक युद्ध छिड़ा हुआ है। कौन बेहतर है, यह बहस छिड़ गई है। पिछली लगभग एक शताब्दी से एलोपैथी हमारे देश की मुख्य चिकित्सा पद्धति के रूप में कार्य कर रही है और आयुर्वेद जो हजारों वर्षों से हमारे देश की मुख्य चिकित्सा पद्धति था, वह हाशिए पर चला गया है। आयुर्वेद की उपेक्षा का सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है कि आजाद भारत में भी देश के स्वास्थ्य बजट का लगभग 98% धन एलोपैथी चिकित्सा पद्धति पर खर्च होता है और लगभग 2% आयुर्वेद सहित अन्य सभी आयुष चिकित्सा पद्धतियों पर भी। जो भी चिकित्सा व्यवस्था वर्तमान में हमारे देश में बनी हुई है, उसके रहते हमारे देश ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या खोया और क्या पाया, कभी तो यह आंकलन हमें करना ही होगा। कोविड ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हम जाने कि आखिर हमारे देश के स्वास्थ्य का क्या हाल है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम किस ओर जा रहे हैं। चिकित्सा विज्ञान के जादुई विकास के दावों के बावजूद देश का रोग भार बढ़ता ही चला जा रहा है। एलोपैथी के अनुसार दो प्रकार के रोग मुख्य रूप से माने गए हैं। एक संक्रामक रोग जो जर्म्स जैसे बैक्टीरिया, वायरस या फंगस आदि के द्वारा होते हैं, तथा जो हवा, पानी, खून, मच्छर या व्यक्तिगत संपर्क से एक दूसरे में फैलते हैं। दूसरे जीर्ण रोग हैं जिनको जीवन शैली रोग भी कहते हैं और जिनका कारण गलत जीवन शैली को माना जाता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि दोनों ही प्रकार के रोग देश में बढ़ते जा रहे हैं। टीबी से हम जंग हार रहे हैं। लगभग 4 से 5 लाख मृत्यु अकेले टीबी से ही हर वर्ष हमारे देश में आज भी होती हैं। टोटल ड्रग रेजिस्टेंस पैदा हो चुका है। वायरल हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई आदि नए रोग पैदा हो रहे हैं। नए नए वायरस जैसे इबोला, जीका, नीपा आदि बार बार सर उठाते रहते हैं। डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया अब आम बात हो गई है। अस्पतालों में होने वाले इन्फेक्शंस बेकाबू और लाइलाज हो चुके हैं। कोविड हमारे समस्त चिकित्सा विज्ञान और चिकित्सा व्यवस्थाओं को आईना पहले ही दिखा चुका है। कल तक बैक्टीरिया के खिलाफ मैजिक बुलेट समझी जाने वाली एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के सामने आज बेअसर हो चुकी हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन पोस्ट एंटीबायोटिक इरा के आने की चेतावनी दे चुका है और कह चुका है कि साधारण इन्फेक्शन से भी लोग मर सकते हैं और सर्जरी करना भी असंभव हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य चुनौती घोषित कर चुका है। इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि जीवन रक्षक समझी जाने वाली एंटीबायोटिक्स हमारे शरीर में रहने वाले उन असंख्य जर्म्स, जिनके समूह को हम माइक्रोबायोम कहते हैं, को नष्ट कर देती हैं, जो कि हमारे दोस्त हैं, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता का, हमारी इम्यूनिटी का आधार हैं, जो रोग पैदा करने वाले जर्म से हमारी रक्षा करते हैं और जो हमारे शरीर की अनेक मेटाबॉलिक क्रियाओं का भी आधार हैं। एंटीबायोटिक्स के अंधाधुंध प्रयोग के कारण शरीर के लिए अति आवश्यक इस माइक्रोबायोम के नष्ट हो जाने से अनेक जीर्ण रोगों को हमारे शरीर में होने लगते हैं, जैसे एस्थमा, एलर्जीज, ऑटो इम्यून रोग जैसे गठिया, कैंसर, डायबिटीज, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, हृदय रोग, फैटी लीवर और मोटापा आदि। दूसरी ओर जीवन शैली रोग भी देश में अप्रत्याशित रूप से बढ़ते ही चले जा रहे हैं। लगभग 60 लाख मृत्यु हर वर्ष जीवन शैली रोगों के कारण हमारे देश में होती हैं। लगभग 60 लाख मृत्यु हर वर्ष जीवन शैली रोगों के कारण हमारे देश में होती हैं। आज घर घर में एक ना एक जीवन शैली रोग है, जैसे ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, आर्थराइटिस, थायराइड, श्वास रोग या मानसिक रोग आदि।
डायबिटीज़ में तो हम विश्व की राजधानी कहे जाने लगे हैं। प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार यह जीवन शैली रोग आने वाले वर्षों में कई गुना बढ़ जाएंगे। एलोपैथी के पैरामीटर्स के अनुसार अधिक से अधिक लोग बीमार घोषित किए जा रहे हैं। अधिक से अधिक लोग इन पैरामीटर्स को नियंत्रण में रखने के लिए सारे जीवन केमिकल दवाओं पर निर्भर होते जा रहे हैं। समस्त एलोपैथी दवाओं के कुछ न कुछ हानिकारक साइड इफेक्ट्स अवश्य होते हैं। एक रोग का इलाज दूसरे रोग से किया जा रहा है। देश का रोग भार कम होने के स्थान पर बढ़ता ही चला जा रहा है। अंग खराब होने की संख्या बढ़ती चली जा रही है। अंग प्रत्यारोपण जैसे किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, जोड़ बदलना, हार्ट एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी, इनकी आवश्यकता बढ़ती ही चली जा रही है, वह भी कम उम्र में ही। आर्थिक बर्बादी हो रही है। 5 करोड़ लोग हर वर्ष हमारे देश में आधुनिक इलाज के कारण गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। विश्व के सर्वाधिक साधन संपन्न देश अमेरिका तक में आर्थिक दिवाला निकलने का मुख्य कारण आधुनिक इलाज है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आधुनिक चिकित्सा विज्ञान पूरे विश्व में अमीर देशों के लिए भी आर्थिक रूप से बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। और सबसे अधिक भयानक बात तो यह है कि एलोपैथी दवाओं के एडवर्स इफेक्ट्स व अन्य कॉम्प्लिकेशंस, जिनको आयोट्रोजेनिक रोग हम कहते हैं, अर्थात स्वयं चिकित्सा के कारण होने वाले रोग, आज खुद ही मृत्यु का बड़े से बड़ा कारण बन चुके हैं। अर्थात चिकित्सा ही मृत्यु का बड़े से बड़ा कारण। अविश्वसनीय है। आखिर हम किधर जा रहे हैं, स्वास्थ्य की ओर या विनाश की ओर? चिकित्सा विज्ञान के इतने जादुई विकास के बाद तो मानव जाति को पूर्ण स्वस्थ हो जाना चाहिए था, परंतु हुआ तो बिल्कुल उल्टा। एक भी मानव स्वस्थ मिलना मुश्किल हो गया है। अस्पतालों में भीड़ लगी हुई है। रोगों के कारण हर ओर हाहाकार मचा हुआ है और हम चिकित्सा विज्ञान के जादुई विकास के गीत गा रहे हैं। इस भूमंडल पर सभी जीवों में सर्वाधिक विकसित मानव आखिर सबसे अधिक बीमार क्यों? यह कैसी चिकित्सा व्यवस्था है जिसके रहते देश का रोग भार अप्रत्याशित रूप से बढ़ता ही चला जा रहा है? भारत सरकार इस बात के लिए तो प्रयत्नशील है कि हर राज्य में तथा फिर हर शहर में एम्स या उसके जैसे आधुनिक अस्पताल खोल दिए जाएं, ताकि अधिक से अधिक मानवों को आधुनिक उपचार मिल सके तथा उनके अंग बदलने की व्यवस्था हो सके। परंतु यह विचार तो कोई करता ही नहीं कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में अंग खराब क्यों हो रहे हैं, देश का रोग भार आखिर बढ़ क्यों रहा है और यह कैसे रुकेगा। हमें यह तय करना ही होगा कि देश की वास्तविक मुख्य समस्या चिकित्सा सुविधाओं की कमी है या लगातार बढ़ता हुआ रोग भार है। हम कब यह विचार करेंगे कि यदि इसी प्रकार रोग भार बढ़ता रहा तो समस्त चिकित्सा व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। कितना ही इंतजाम करो, कितने ही नए अस्पताल खोलो, इस विकराल रूप से बढ़ते हुए रोग भार के आगे सब कुछ फेल हो जाएगा। आखिर इस बढ़ते हुए रोग भार का मूल कारण क्या है? जरा विचार तो करें कि अगर सड़क दुर्घटनाओं के इलाज के लिए देश में पर्याप्त मात्रा में ट्रॉमा सेंटर्स उपलब्ध हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि अब ट्रैफिक के नियमों का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है? क्या आपने कभी कल्पना की है कि अगर देश के अधिक से अधिक मानव बिना ड्राइविंग एवं ट्रैफिक के नियमों को जाने अनेक प्रकार के वाहन सड़कों पर चलाने लगे तो क्या होगा? देश में एक्सीडेंट्स की संख्या में असाधारण रूप से वृद्धि हो जाएगी। कितने भी ट्रॉमा सेंटर्स हों, समस्त चिकित्सा व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। इसी प्रकार अगर देश में अति आधुनिक अस्पताल उपलब्ध हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि अब स्वास्थ्य के नियमों का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है? देश के अधिकांश मानव बिना स्वास्थ्य रक्षा के नियमों को जाने, बिना उचित जीवन शैली के बारे में जाने जीवन यापन कर रहे हैं। हमने उचित जीवन शैली के बारे में कोई जानकारी मानवों को देने की व्यवस्था भी नहीं की है। क्या यह खतरनाक नहीं है? अत्यधिक आश्चर्य की बात तो यह है कि जीवन शैली रोगों का उपचार भी बिना जीवन शैली ठीक किए मात्र दवाओं के द्वारा ही किया जा रहा है। दवाएं आवश्यक एवं जीवन शैली सुधार ऐच्छिक, यह आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का मंत्र बन चुका है। सभी दवाएं एडवर्स इफेक्ट्स युक्त हैं। नए नए रोग पैदा हो रहे हैं। रोग भार कम होने के स्थान पर बढ़ता जा रहा है। अत्यधिक आश्चर्य की बात तो यह है कि हमारी मुख्य चिकित्सा पद्धति एलोपैथी के संपूर्ण पाठ्यक्रम में एक भी अध्याय नहीं है उचित जीवन शैली पर। और जिस जीवन विज्ञान आयुर्वेद में
उचित जीवन शैली पर अनेक अध्याय हैं, उसकी हमने पूर्ण रूप से उपेक्षा कर उसे हाशिए पर डाल दिया। जो आयुर्वेद उस चिकित्सा को उचित चिकित्सा ही नहीं मानता जिसमें हानिकारक साइड इफेक्ट्स हों, उस महान चिकित्सा विज्ञान आयुर्वेद को हमने पिछड़ा हुआ और अवैज्ञानिक मानकर उसे नकार दिया। परिणाम स्वरूप देश का रोग भार आसमान छू रहा है और सरकारें अधिक से अधिक अस्पताल खोलकर स्वास्थ्य प्रदान करने की मूर्खतापूर्ण और नाकाम कोशिशें कर रही हैं। एलोपैथी या आधुनिक चिकित्सा विज्ञान एक बहुत ही उत्तम इमरजेंसी चिकित्सा विज्ञान है, परंतु आज इस पर बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियों का कब्जा हो चुका है। सारा आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ऐसे व्यापारियों के हाथ की कठपुतली बनकर रह गया है जिनका एकमात्र उद्देश्य है पेटेंट और प्रॉफिट। मानव जाति के रोग एवं दुख उनके लिए मुनाफा कमाने का अवसर मात्र हैं। इन व्यापारियों ने एक महान आकस्मिक चिकित्सा विज्ञान एलोपैथी को मुनाफे के लालच में मानवों के दैनिक जीवन पर थोप दिया, जिसके भयंकर दुष्परिणाम हुए और मानव जाति का स्वास्थ्य बर्बाद हो गया। मक्खी और मच्छरों को AK-47 से मारा जाने लगा। संक्रामक रोगों का कारण अकेला जर्म नहीं है, वरन मुख्य कारण मानव की इम्यूनिटी की कमी है। यह जानते हुए भी मानव को भूलकर सारा इलाज केवल जर्म पर ही आधारित कर दिया गया। असंख्य जर्म्स होते हुए भी हर जर्म की एक अलग वैक्सीन, इस अव्यावहारिक सिद्धांत का महिमा मंडन किया गया। परंतु आयुर्वेद के द्वारा प्राप्त जनरल इम्यूनिटी का सिद्धांत, जो कि समस्त जर्म से हमारी रक्षा कर सकता है, उसको नकार दिया गया। इसी प्रकार वन साइज फिट फॉर ऑल के अवैज्ञानिक सिद्धांत पर कार्य करने वाले क्लिनिकल ट्रायल्स को तथा उससे प्राप्त एविडेंस को महान विज्ञान बता दिया गया। परंतु हर व्यक्ति अलग है, इसलिए उसकी दवा भी अलग होगी। आयुर्वेद के इस प्रिसीजन मेडिसिन के पूर्ण वैज्ञानिक सिद्धांत को नजरअंदाज कर दिया गया। जो मानव अभी व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर नहीं उठ पाए हैं, उनके द्वारा किए गए क्लिनिकल ट्रायल्स पर हम आंख मूंद कर विश्वास करने लगे, और जिन स्वार्थ रहित महान ऋषियों ने मानव जाति के कल्याण के लिए महान स्वास्थ्य के ग्रंथ लिख दिए, उन पर अविश्वास। क्या विज्ञान वही है जो पिछले 150 वर्षों में विश्व में हुआ? विज्ञान तो वह है जो मानव का जीवन खुशहाल कर दे, परंतु आधुनिक विज्ञान के नाम पर क्या हुआ? न पीने को पानी बचा, न सांस लेने को हवा, न खाने को कुछ बचा और न ही स्वास्थ्य मिला। सब में जहर घुल गया। इस देश में उच्चतम विज्ञान पहले ही घट चुका है, चाहे वे भौतिक विज्ञान हो या आध्यात्मिक। मुझे दया आती है पश्चिमी जगत पर, जिसको यह बात समझने में हजारों वर्ष लग गए और अब जाकर उन्होंने हमारे पुरातन और शाश्वत योग को स्वीकार कर लिया। आयुर्वेद के बताए स्वास्थ्य नियमों की घोर उपेक्षा कर दी गई। 5-7 गोली रोज खाओ और हो गई स्वास्थ्य की रक्षा। बाकी कुछ भी खाओ, कभी भी खाओ, कुछ भी करो, कभी भी सो, कभी भी जागो और भोगों को कैसे भी बिना मर्यादा के मनमाने ढंग से भोगो और चिंता मत करो। डॉक्टर व दवा हैं आपकी रक्षा करने के लिए। यह विनाशकारी सिद्धांत समाज में स्थापित कर दिए गए। संयम को मूर्खता की बात माना जाने लगा। मानव जाति का स्वास्थ्य मानवों के स्वयं के हाथों से निकलकर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के चंगुल में फंस गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1977 में एक नारा दिया था, वर्ष 2000 तक सबके लिए स्वास्थ्य। परंतु सबको मिला क्या? सारे जीवन के लिए दवा की गोलियां, जीवन का भी तमाशा और मृत्यु का भी तमाशा। बिना दवा जिंदा रहना मुश्किल और बिना आईसीयू और वेंटिलेटर के मरना मुश्किल। अरे हम भारतीय मात्र मरते नहीं हैं, हम तो अनंत की यात्रा पर आगे निकल जाते हैं। परंतु आज तो परिवारजनों के बीच में भगवान का नाम और गंगा जल लेते हुए मरना भी असंभव सा ही हो गया है। पश्चिम के लोगों को तो बस मरना होगा, परंतु हमें तो सद्गति को प्राप्त होना है। आयुर्वेद के स्वास्थ्य के नियमों एवं हानि रहित चिकित्सा की घोर उपेक्षा के कारण एलोपैथी चिकित्सा अपरिहार्य नजर आने लगी। ठीक उसी प्रकार जैसे जब देश में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की उपेक्षा की जा रही थी, तो देश में आतंकवादी हमलों की बाढ़ सी आ गई थी और सारी निर्भरता कमांडोज पर ही हो गई थी। जीत की प्रतीति होती थी, परंतु वास्तव में विनाश हो रहा था। कमांडो फोर्स बढ़ाने पर ही विचार हो रहा था। ठीक उसी प्रकार जैसे एलोपैथी पर आधारित अस्पतालों की संख्या बढ़ाने की ही कोशिश इस देश में हो रही है। परंतु हम सब प्रत्यक्षदर्शी हैं कि जैसे ही बॉर्डर सिक्योरिटी मजबूत हुई,
देश से आतंकवादी हमले जैसे गायब ही हो गए तथा कमांडोज की आवश्यकता ही खत्म सी हो गई। जिस प्रकार बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आतंकवादियों को देश की सीमा के अंदर घुसने ही नहीं देती और उनको वहीं बॉर्डर पर ही ढेर कर देती है, उसी प्रकार आयुर्वेद भी रोग को शरीर में घुसने ही नहीं देता और प्रारंभ में ही रोग को जड़मूल से नष्ट कर देता है। जिस दिन से आयुर्वेद हमारी दैनिक जीवन की मुख्य चिकित्सा पद्धति बन जाएगा, उसी दिन से मेडिकल इमरजेंसीज का प्रकोप बहुत कम हो जाएगा। एलोपैथी जो एक अत्यंत ही कारगर एवं उपयोगी इमरजेंसी चिकित्सा पद्धति है, उसकी आवश्यकता अत्यंत ही कम हो जाएगी तथा तभी सच्चे अर्थों में देश सच्चा स्वास्थ्य प्राप्त कर पाएगा। देश की मुख्य समस्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ता हुआ रोग भार है और जिसके मुख्य कारण हैं उचित जीवन शैली के बारे में पूर्ण अज्ञान और दैनिक जीवन के रोगों की चिकित्सा हानिकारक साइड इफेक्ट्स युक्त इमरजेंसी के लिए ही उपयुक्त दवाओं के माध्यम से करना, अर्थात आयुर्वेद की पूर्ण उपेक्षा और इमरजेंसी चिकित्सा पद्धति एलोपैथी का दैनिक जीवन में अंधाधुंध प्रयोग, अर्थात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की उपेक्षा और कमांडोज पर ही पूरी निर्भरता। याद रखें, क्या होगा अगर पति पत्नी के झगड़े कमांडो सुलझाने लगे? कमांडोज आतंकवाद का डिजास्टर मैनेजमेंट मात्र है, आतंकवाद की समस्या का समाधान नहीं। आतंकवाद की समस्या का समाधान बॉर्डर सिक्योरिटी है। इसी प्रकार एलोपैथी स्वास्थ्य के क्षेत्र में डिजास्टर मैनेजमेंट मात्र है, स्वास्थ्य की समस्या का समाधान नहीं है। स्वास्थ्य की समस्या का वास्तविक समाधान आयुर्वेद है। देश का रोग भार कम करने के लिए देश के मानवों को योग एवं आयुर्वेद के अनुसार स्वास्थ्य रक्षा के नियम सिखाने ही होंगे तथा यह कार्य उचित जीवन शैली को स्कूल शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल करने से ही होगा। सभी रोगों की चिकित्सा हानि रहित चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद से ही मुख्य रूप से करनी होगी और हानिकारक साइड इफेक्ट युक्त दवाओं का प्रयोग केवल इमरजेंसी की अवस्था में ही करना होगा। आयुर्वेद हमारी मुख्य चिकित्सा पद्धति हो तथा एलोपैथी इमरजेंसी के लिए सुरक्षित हो, यही समस्त मानव जाति के वास्तविक कल्याण का मार्ग है और यही स्वास्थ्य की गारंटी है। ओम तत्सत। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भगवत गीता जी में श्री भगवान कहते हैं, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार और विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का तथा यथा योग्य सोने और जागने वाले का ही सिद्ध होता है। यह श्लोक संपूर्ण योग और आयुर्वेद का आधार है, जिसका इशारा श्री भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में किया है। धन्यवाद।